Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ्स मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे. क्लास 10th रिवीजन फॉर स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स फॉर ईयर और सेशन 2025-26. सेशन 2025-26 में हमारा एग्जाम होने वाला है. उसका हम रिवीजन शुरू कर चुके हैं. ऑलरेडी हम एक क्लास अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखे क्लास 1, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है क्लास 2. क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक प्लेलिस्ट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप जो भी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं आप उसे जरूर देखें. ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडीज दैट बिलोंग्स टू PYQ ऑफ ईयर 2023, 24 एंड 25. 23, 24, 25 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको, जैसा कि पता होगा लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि CBSE हर साल 15 पेपर्स रिलीज करता है. कोई पेपर राजस्थान में होता है, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, अलग अलग स्टेट में हो सकता है. कुछ स्टेट में सेम पेपर भी आता है, बाकी स्टेट में ज़्यादातर अलग अलग पेपर्स जाते हैं. तो 15 पेपर्स होते हैं टोटल, मतलब 5 मेन पेपर होते हैं, उसके 3 सेट 1, सेट 2, सेट 3. तो ऐसे 15 पेपर्स हो गए. अब उन सारे क्वेश्चंस को अगर हम समराइज करके 2023, 24, 25 को निकाल लें तो आप समझ लीजिए आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं जो कि हमें बोर्ड में मिल सकते हैं. ठीक है, तो आज की इस क्लास में वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था इस चैप्टर का वेटेज होने वाला है 6 मार्क्स. 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 का एक पूछा जाता है और 3 का. यूजुअली ऐसा देखा गया है, या फिर आपको कई बार ऐसा देखा गया है कि यहां से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऐसा भी देखा गया है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. 12th की PYQ सीरीज चल रही है, 10th की PYQ सीरीज चल रही है, और साथ ही हमने यहाँ पर क्लास 12th के लिए भी प्लान किया है रिवीजन पॉलिसीज के लिए, है ना. तो रिवीजन उनके लिए 1 शॉट्स आने वाले हैं, जल्दी अपलोड होने वाले, बस शेयर कर दीजिए आप. तो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से पहले एक MCQ आपसे पूछा जा सकता है जो कि LCM, HCF और जो भी रियल नंबर्स पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे पूछा जाता है. वो आपको सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर ली है. ठीक है, दूसरी चीज यहां से पूछी जाती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन. 2 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन पूछी जाती है, या तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछ ली जाती है इजी सी. अब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैं क्वेश्चन में सारी चीजें समझा दूंगा. जिन भी लोगों को बेसिक डाउट्स हैं क्वेश्चंस में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट जो चीज हमसे पूछी जाती है 2 मार्क्स में, यहां से आपको जैसे 2 की पावर n, 5 की पावर n, 15 पावर n एंड्स विद 0, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है. और हमसे पूछा जाता है यहां से कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन. आपने देखा होगा कंपोजिट नंबर जैसे 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 7. अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं 7, एंड देन इसको कैसे सॉल्व करना होता है, क्या लैंग्वेज लिखनी होती है, वो भी आपको क्वेश्चंस में पता चलने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट यहां से आपका HCF और LCM निकालने वाला क्वेश्चन भी, HCF एंड LCM फाइंड करना, ओनली HCF और LCM फाइंड करना, जो कि यहां से आपका 2 मार्क्स पूछा जाता है. 3 मार्क्स की बात करें तो 3 मार्क्स में देखो वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स में भी पूछी जाती है, तो इस चीज को नोट कर लें. 3 मार्क्स में वर्ड प्रॉब्लम पूछी जाएंगी, लिस्ट LCM और HCF बेस्ड. कैसी होंगी सारी चीजें आज की क्लास में कवर होने वाली है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट जो यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, प्रूव इरेशनल, √3, √5, √2, ये बेसिक क्वेश्चन है. इसको इरेशनल प्रूव करना, या फिर 3 प्लस √5 और 6 माइनस 2 √3, इसको इरेशनल प्रूव करना, है ना. प्रूव दे आर इरेशनल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक जो क्वेश्चन अभी तक हमारे पास नजर नहीं आया 23, 24, 25 के पेपर्स में, जो कि पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, तो वो क्वेश्चन है हमारा कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. मतलब पहले आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें आपको HCF और LCM निकालने को बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, देन आपको बोला जाएगा वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन. ठीक है, ये 3 नंबर में पहले बहुत पूछे जाते थे. तो ये इस साल चांसेस हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में मिल सकता है, पूरे चांसेस हैं. समझ आ गई. ये पूरी एक समरी हो गई कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास मिलने वाले हैं.
तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे एक नोट मैं आपको बताऊंगा। यहां क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी कीवर्ड आ जाए ग्रेटेस्ट, ध्यान रखना। वैसे लैंग्वेज से भी अपन को आइडेंटिफाई करना है, कुछ जगहों पे ये फेल हो जाता है ना, तो वो आइडेंटिफाई करना है। देखो, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, है ना, और हाईएस्ट, जब भी ऐसे कीवर्ड्स हो उसमें एचसीएफ निकालना है। लीस्ट, स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, ऐसे कीवर्ड में एलसीएम निकालना होता है। और जब भी अपने पास ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। ये तो हमारे कीवर्ड्स हो गए सर, ठीक है, बट फिर भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें एक कीवर्ड फेल हो जाता है, बट यूजुअली ये पास हो जाता है, मैक्सिमम टाइम पास होता है ना। अब मैं कुछ एक चीजें बताऊंगा आपको जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहां पे नोट लिखना है। मैं जब भी ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन होता है, दिस इज फॉर रिमाइंडर क्वेश्चन, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड रिमाइंडर क्वेश्चन चैप्टर 1 से, है ना। तो एक तो चीज हमें ये पता होनी चाहिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। देखो, जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है, नंबर डिवाइड्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाए नंबर डिवाइड्स, तो डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड करेगा वो हमेशा एचसीएफ होगा। द नंबर विच डिवाइड्स द नंबर्स, ऐसा नंबर जो इन नंबर को डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होगा। तभी तो छोटा नंबर होगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा, बड़ा होगा तो कैसे डिवाइड कर लेगा, पहली चीज। दूसरा, यहां पे नंबर विच इज डिविजिबल, यहां पे ऐसा आता है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, है ना, लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपको निकालना होता है एलसीएम, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल वाला। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे अपने पास, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ये भी आएगा, है ना। अब जब भी इसमें रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपको पहले फर्स्ट सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर, देन फाइंड एचसीएफ। ये वाला क्वेश्चन जब भी होगा, ये वाला आज की क्लास वाला जो, इसमें आप पहले फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर देन फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ वाले क्वेश्चन में हमेशा ये होगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फाइंड एलसीएम देन ऐड रिमाइंडर। पहले आपको एलसीएम को फाइंड करना है, देन रिमाइंडर ऐड करना है। ये कीवर्ड्स हैं, कहीं नहीं दे रखे हैं, किसी जगह ये चीजें नहीं लिखी हुई है, बट हमारी क्लास में आपको मिलने वाली है, जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या करना है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम देखते हैं, ये चीज हमेशा समझ में आ गई जो आपने की पॉइंट्स बताए, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब हमने क्या बोला इस क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया सर, हमें फाइंड करना है एचसीएफ। लेकिन जब भी ऐसे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हो, एचसीएफ ऐसे फाइंड नहीं होता। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, तो 85 माइनस 85 का रिमाइंडर है 1, तो 85 माइनस 1 इज 84, और 72 का रिमाइंडर है 2, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा है ना। तो 72 माइनस 2 दैट इज 70। अब इसके कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, या वैसे भी आप देख लो, 14 पता चल रहा है मुझे तो, है ना, बट प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 84 242 221 3771, ये हमें पता चल गया। 70 की बात करूं तो 72 35 5 7 7 1, तो इसके फैक्टर्स जो हो गए 84 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, और 70 के फैक्टर्स लिखूं तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। अब इसमें एचसीएफ कॉमन फैक्टर्स जो हमारे पास हैं, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, 7 जो दोनों में है, ठीक है, एचसीएफ के केस में यही होता है, और 2, और कोई नंबर नहीं है। तो 2 इंटू 7 विच इज 14। 14 एक ऐसा नंबर है जो इन सबको, इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, इन दोनों 85 और 72, और 14 से जब 85 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और जब 72 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये की कॉन्सेप्ट्स याद रखना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो हमारा क्वेश्चन होने वाला है
ये 3 नहीं है, ये 2 है। एक्चुअली एक नंबरिंग इसमें मिस हो गई है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन नहीं है हमारा, है ना, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ ले लिए। अब ये जो क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया था 2023, 24, 25, मैंने आपको बताया था किसी स्टेट में कुछ पेपर जा रहा है, किसी स्टेट में दूसरा जा रहा है, तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। √3 भी, √2 भी, √5 भी, मैंने √2 ऐड नहीं किया क्योंकि बिना वजह सेम क्वेश्चन ही है। तो √2, √3, √5 सेम पैटर्न पे होता है। तो इसको प्रूव कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले आपको मैं √5 के थ्रू ही बता देता हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले लेट स्टेटमेंट लेना है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट लेके चलते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा, ठीक है। हमें मान के चलते हैं कि रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिख लोगे। अब तो हम क्या बोलेंगे, देन √5 इक्वल्स टू a बाय b या फिर p बाय क्यू, ये आपकी चॉइस है, आप जो वेरिएबल लो, वेयर a एंड b आर, ये कंडीशन जरूर लिखना, तभी आपका क्वेश्चन प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब है कि ये दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, कोई कॉमन नंबर नहीं है दोनों में, मतलब ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। a और b 1 से डिविजिबल है। अब दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा √5 b इक्वल्स टू a, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता ही है ना, 3 से कम नहीं आता। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें तो √5 और ये b इक्वल्स टू a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो ये b जो मेरा है इंटीजर है, मतलब जब मैं a स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो ये इंटीजर वैल्यू मिल रही है, b का स्क्वायर मतलब इंटीजर मिल रहा है, तो एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है, मतलब a स्क्वायर जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये मुझे पता है, ठीक है। और मुझे एक चीज पता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, 10 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, देन 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं यही स्टेटमेंट लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, एज a स्क्वायर इज divisible by 5, then a is also divisible by 5। अब देखो किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, b स्क्वायर का 5 से डिविजिबल, देन a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या बोलेंगे, a जो है वो 5 से डिविजिबल है। अब a एक इंटीजर है, कोई इंटीजर 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जैसे 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, तो एक इंटीजर वैल्यू देगा, और ये इंटीजर है a, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज c। अब दोनों तरफ एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे क्या मिल गया, a इक्वल्स टू 5c, पहली चीज। अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, या इसको 2 नाम दे दो, इसको 2 नाम दो, और एक इक्वेशन हमारी ये बनी, इसको आप 1 नाम दे दो। अब इसमें 1 में पुट कर दो a इक्वल्स टू 5c, तो हम लिखेंगे पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में हम पुट कर देंगे, चलो 1 में पुट करते हैं, 1 में हम पुट करते हैं, तो 1 में जैसे आप पुट करोगे तो यहां पे क्या होगा, यहां आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, देन c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब देखो b भी एक इंटीजर है, c भी एक इंटीजर है, तो b एक इंटीजर 5 से डिवाइड हो रहा है और इंटीजर वैल्यू दे रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है b की वैल्यू के ऊपर, है ना। तो यहां से क्या हुआ, देन हम क्या बोलेंगे, हेयर b स्क्वायर इज divisible by 5, then b is also divisible by 5, है ना।
बी भी 5 से डिविजिबल है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे, हम यहां से बोलेंगे कि बी और ए बोथ आर डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर दैट इज 5, as we assume that they are co-prime integers but are that is contradiction। हमने माना था ये co-prime integer है कि a और b किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, बट ये तो डिविजिबल है किससे, 5 से, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, as a and b are divisible by 5 that shows our assumption is wrong। That shows our assumption is wrong, statement is contradict। ये 3 लाइनें हमेशा याद रखना, ठीक है, पूरे नंबर मिलते हैं इस स्टेटमेंट से। Hence √5 is an irrational number। बात समझ आ गई? आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमने 2 क्वेश्चंस एज इट इज पैटर्न पे रखे हैं, बट आपको हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके डाउट्स हो सकते हैं, है ना। तो देखो, जब भी दोनों वैल्यू प्लस में होती है तो आपको दिक्कत नहीं आती। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो, ये अभी तक जो हमने सारे क्वेश्चन देखे हैं, सारे बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए सेम ही है। अगर कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा तो हम मेंशन कर लेंगे वहां पे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फर्स्ट भी वैसे ही होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 6 प्लस √7, 6 माइनस √7, 2 प्लस √3, जहां पे लिखा होगा गिवन दैट √3 इज इरेशनल, मतलब आपको √3 इरेशनल दे रखा है और आपको ये पूरा नंबर प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट कैसे फॉलो होगा, देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें हम सॉल्यूशन लिखे तो इसमें हम लिखेंगे लेट 6, सेकंड वाला बता रहा हूं मैं, ठीक है, वैसे आप फर्स्ट ट्राई कर लेना। लेट 6 माइनस √7 इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं इसको रैशनल नंबर दे दूं नाम, तो अपन क्या बोलेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको रैशनल नंबर नाम दे रहा हूं, देन हम क्या बोलेंगे, देन 6 माइनस √7 इज इक्वल टू a बाय b। वही बात बोलेंगे हम, क्या, वेयर a एंड b आर co-prime integers, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमें समझ से आ गई। अब क्या करना है सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वाले काम मत करने बैठ जाना प्लीज। यहां दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके कर लें सर, ऐसा काम कुछ नहीं करना है, क्योंकि √7 आपको इरेशनल दे रखा है, तो बिना वजह की कोई ऐसी दिमाग नहीं लगाना है। क्या करें, देखो √7 मेरे पास नेगेटिव है, कभी ध्यान रखना जो चीज हमें गिवन है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एक काम कर लो सर, आप 6 को यहीं रहने दो, इस a बाई बी को यहां ले आओ, √7 को उधर ले जाओ। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल कर सकते हो सर आप, क्योंकि √7 के आगे नेगेटिव साइन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। या फिर कई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, 6 को यहीं रहने, सॉरी माइनस का √7 यहीं रहने दें, a बाई बी को उधर ले जाएं और ये 6 उधर गया। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर आप देखो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना है। बेटर ऑप्शन है जिसके आगे रूट जो कि गिवन है, √7, √3, √5 जो भी गिवन होगा उसका साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको उधर ले जाएंगे पॉजिटिव, a बाई बी इधर आएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 6b माइनस a बाई बी इक्वल टू √7। अब हम क्या बोलेंगे, अब बहुत आसान काम है, आपको पता है 6 एक क्या है, रैशनल नंबर, ये a बाई बी क्या है, रैशनल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या शो कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड शो कर रहा है एक रैशनल नंबर, और राइट हैंड साइड शो क्या कर रहा है सर, दे रखा है इर्रेशनल नंबर कर रहा है शो। ये पूरा पार्ट रैशनल है, और हम क्या बोलेंगे, रैशनल पार्ट इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल पार्ट। तो इसी को स्टेटमेंट में लिखना है, हमें क्या लिखेंगे हम, एज LHS shows a rational number
and RHS shows an irrational number, hence our assumption is wrong. ठीक है, स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट, assumption is wrong, assumption is wrong कर लो, is wrong और भूल गया ना, is wrong. ठीक है, स्टेटमेंट is contradict, hence given number या फिर 6 minus root 7 is an irrational number, hence given number is an irrational number. ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए. क्लियर है? आप एक लाइन चाहो तो इसके बाद ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है. वैसे तो आप इसको लिख चुके हो इसलिए मैं नहीं लिखना रिकमेंड करूंगा, बट आप लिखना चाहो तो इसको आप कॉपी करके यहां मेंशन कर दो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, है ना, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल. क्लियर है बात? समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, कई बच्चे सोच रहे हो सर आप तो बहुत इजी वे बता रहे हो. बिल्कुल ये मेथड वैलिड है, आप इजीएस्ट मेथड पे ही जाना है, टफ नहीं जाना है, मार्क्स उतने ही मिलेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, 4 to the power n एंड्स विद 0, 6 to the power n एंड्स विद 0, और इसके और में जो है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ दिस. तो हम ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले हम देखें तो हमारे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हमने इधर इसलिए ऐड किया है ताकि आपको आइडिया लगे कि सबसे आसान क्वेश्चन होता है हमारा 6 to the power n, 4 to the power n. तो मैं ये वाला करवाता हूँ 6 to the power n वाला. ए पार्ट मैं यहाँ करवा रहा हूँ, फिर बी यहाँ करवा दूंगा. जैसे मैं 6 to the power n वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो लैंग्वेज में यहाँ लिखवा रहा हूँ वही लैंग्वेज आप 4 to the power n के लिए लिखोगे. समझ में आ गई बात? तो अपन क्या लिखेंगे, 6 to the power n ends with 0, yes or no, तो हम लिखेंगे नो, नो. और इसने बोला है नॉट, कैन नॉट एंड विद 0, और ये बोल रहे हैं कि प्रूव करके दिखाओ, तो हम भी ये लिखेंगे नो, 6 to the power n never ends with 0. क्योंकि कई बार ऐसा आता है, चेक है ना, रीजन लिखना, एज 6 is equals to 2 into 3, फिर लिखना here 6 has factors 2 and 3, and we know a number ends with 0 if it has factors as 2 and 5. ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इट विल नेवर एंड विद 0 जस्ट बिकॉज ऑफ, कोई भी नंबर एंड विद 0 कब होता है, जब उसके पास फैक्टर क्या होता है, 2 and 5, बट इसके पास फैक्टर क्या है, 2 and 3. तो ये नंबर कभी 6 जो है वो कभी 0 से एंड होगा, क्योंकि देखो कोई भी नंबर 0 लास्ट में कब बनाता है, जब 2 into 5 होता है, 2 into 5 10, तभी तो बनता है, वरना नहीं बनता. अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन की. देखो अपने पास दो नंबर है, इसमें फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम. बेटर ऑप्शन है कि आप इसके प्राइम फैक्टरेशन कर दो. तो 72 के मैं फैक्टर्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको डिवाइड करके लिखना. 72 को हम लिखते हैं 36 into 2, 36 को लिखते हैं 2 into 18, 18 को लिखते हैं 2 into 9, और 9 को लिखते हैं 3 into 3. तो देखो 8 9 जा 72 into 1 यहां लिख दो. ठीक है, 120 लिखते हैं हम 2 into 60, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5, तो ये जगह 8 into 15 120, और ये मल्टीप्लाई विद 1. अब एचसीएफ ध्यान रखना, मैं जो टेक्निक बता रहा हूं ये हमेशा फॉलो होगी. एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन नंबर्स हो और जितनी बार ऊपर है उतनी बार नीचे सेम. तो यहां हमने देखा 2 एक बार, 2 एक बार, तो 2 आएगा, 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार और आएगा, 2 एक बार, 2 एक बार, 2 एक बार और आएगा, 3 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार और आएगा. तो 8 3 जा 24. अब देखो
24 3 जा 72 होता है, 24 5 जा 120 होता है। बिल्कुल सही है, मतलब दोनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। मैंने आपको बात बताई थी, एचसीएफ वो होता है विच डिवाइड्स द नंबर्स, और एलसीएम वो होता है विच इज डिविजिबल बाय द नंबर्स। एलसीएम नंबर से डिविजिबल होता है और एचसीएफ नंबर्स को डिवाइड करता है। ये लाइन नोट कर लेना, ठीक है। अब यहां पे बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में हम क्या देखेंगे? एलसीएम इज वेरी इजी। ऊपर आपको जितने भी टाइप्स के नंबर ऊपर नीचे आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं, वो सारे यूज कर रहे हैं। ऊपर आया 2, ऊपर 2 कितनी बार है? 3 बार। नीचे 2 कितनी बार है? 3 बार। जो जहां पे ज्यादा बार नंबर पूछा गया हो वो यूज करना है, तो 3 बार ले लेंगे। ऊपर 3 2 बार, नीचे 3 1 बार, तो ज्यादा बार कितना है? 2 बार। ऊपर 5 0 बार है नहीं, मतलब 0 बार, नीचे 1 बार, तो 1 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 इंटू 9, 8 9 जा 72, 8 इंटू 9 72, 72 5 जा 360। और देख लो आप, 360 जो है एलसीएम है, और मैंने बोला था एलसीएम दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, तो 360 72 से 5 टाइम्स डिवाइड होगा, और 360 120 से 3 टाइम्स डिवाइड होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया दोनों। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो आपका है, ये मैं आपको हिंट दूंगा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कैसे होगा। फाइंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है, एंड देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। देखो, एलसीएम और एचसीएफ निकाला आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये जैसे अभी हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, वैसे ही करना है। बात समझ आई? लेकिन आप लोग एक गड़बड़ कर दोगे, जो कि मैं यहां पे आपको बता देता हूं, पार्ट ए, या मैं ए करके लिख देता हूं, जो कि आप गड़बड़ करोगे थोड़ी सी, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कैसे होगी। ए पार्ट मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ये चीज आपको अच्छे से डिनोट करवा देता हूं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। आप जब यहां पे डिवाइड करोगे ना, तो यहां पे डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, 18180, ठीक है। लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 9। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर 2 से डिवाइड कर दो 9, गलत। स्टार्टिंग में डिवाइड करते ना आप कितनी भी डिजिट ले सकते हो, 2 3 आपकी मर्जी है, पर 2 डिजिट मैंने ले ली, 18 डिवाइड हुआ 9 आ गया। अब आप चेक करो क्या नेक्स्ट डिजिट 1 डिवाइड होगी? नहीं होगी। अब आप 2 डिजिट एक साथ यूज करो तो बीच में लगाओगे 0। क्या लगाओगे? 0। फिर 18 को 2 से डिवाइड किया 9, और ये 0, क्योंकि जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9000 का डबल 18000। कई बच्चे ये कर देते सर 990, इसीलिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताना शुरू कर दिया आपको। रीजन इज दैट ओनली। अब 2 से फिर से डिवाइड किया तो 90 का हाफ 45, 90 का हाफ 45, ठीक है। अब 2 से डिविजिबिलिटी नहीं होगी, 3 से चेक करेंगे कैसे, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो 9 9 18, 18 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से किया 15 बार, 3 से किया 15 बार, फिर से 6 और 6 12, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से होगा सर 5। अब यहां पे फंस जाओगे आप, फिर से 5 और 5 55 लिख दोगे, नहीं, 2 डिजिट डिवाइड की मैंने। अब जैसे मैं 1 को डिवाइड करूंगा नहीं हो रहा, तो 0 और फिर 5। अब ये नहीं डिवाइड होगा। अब हम किससे डिवाइड करेंगे? अब इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 5। 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 0 1, और 101 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आ गया। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको बता देंगे इसका एचसीएफ एलसीएम आप खुद से निकालें। अब इसको हम जैसे डिवाइड करेंगे, 2 तो है ही नहीं लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 25 25, ठीक है। फिर अब 3 से डिवाइड होगा क्या, 7 7 14 नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा 5 5 0 5, 5 से डिवाइड होगा 101, 101 से डिवाइड होगा 1 टाइम। अब देखो एचसीएफ तो जो दोनों कॉमन नंबर 101 और 5 और 3, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, अब जो भी आपको वैल्यूज जैसे सूटेबल हो आप कर लेना। आंसर वेरीफाई करना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, ये जो क्वेश्चन है यहां पे आप देखो 3 मार्क्स में पूछा गया, राइट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको और आगे मिलेगा, ठीक है। अभी 23 के क्वेश्चन चल रहे, 24 25 में मिलेगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन की बात करें अगर पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है वो क्या बोल रहा है, 3 बेल्स रिंग्स एट अ इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड्स
6 मिनट, 12 मिनट्स एंड 80 मिनट्स। देखो एक स्कूल है वहाँ पे, यहाँ आपको मैं बोल रहा हूँ 3 लोगों को बेल बजाने के लिए बोल रहा हूँ। एक जो है वो हर 6 मिनट बाद बेल बजाता है, तो पहली बार 6 मिनट में बजाई, फिर 12, फिर 18 ऐसे बजाएगा। दूसरा हर 12 मिनट पे, तीसरा हर 18 मिनट पे। अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल दूं तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ एक ऐसा टाइम होगा जो कि 6 मिनट्स, तो 6 मिनट्स में तो पहला वाला बेल बजाएगा। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम, एक बार इन्होंने 6 बजे बेल बजाई, 6 बजे तो इन्होंने बेल बजा दी, अब नेक्स्ट टाइम कब तीनों एक साथ बेल बजाएंगे? देखो मॉर्निंग में 6 बजे एक साथ बेल बजा दी इन्होंने, अब 6:06 पे अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल दूं 6 मिनट निकल के आएगा। 6:06 पे ये अकेला बेल बजाएगा फर्स्ट वाला, बाकी दोनों तो बेल बजा ही नहीं, क्योंकि इनका टाइमिंग है 12 मिनट और इनका है 18 मिनट। तो इसमें क्या निकलेगा? एचसीएफ नहीं, एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा? एलसीएम। एचसीएफ से काम नहीं चलेगा, एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एलसीएम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एलसीएम। तो ऐसा क्वेश्चन आपको रेड लाइट में मिल सकता है, मिनट्स टाइम की बेल वाले में मिल सकता है, रेड लाइट्स में मिल सकता है, तो वहां पे भी अपना एलसीएम निकलता है। तो यहां हम निकालेंगे लीस्ट टाइम will be LCM of, ठीक है, 6, 12, 18। देखो कम से कम कितने टाइम बाद में, मिनिमम टाइम बताना है हमें, मैक्सिमम टाइम तो बहुत हो सकता है, मिनिमम। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा और तीनों का एलसीएम अपना आएगा 36 मिनट्स। आप खुद से निकालें, इनका एलसीएम 36 मिनट्स आएगा, ये कैलकुलेशन आपका पार्ट है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना। समझ आई बात? अब क्योंकि आप ऐसे कर लेना, 6 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3, 12 के हो गए 2 × 2 × 3 और 18 के हो गए 2 × 3 × 3। देखो 2 एक बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 बार ले लेंगे, है ना। एलसीएम ऐसे करके लिख लो, 2 × 2 2 बार लेंगे, 3 एक बार 2 बार, तो मैक्सिमम 2 बार, तो 36 हो गया। ठीक है, तो एलसीएम आ गया। अब ये वो टाइम है 36 मिनट के बाद, जब 6 बजे एक बार बेल बजी एक साथ, तो नेक्स्ट टाइम 36 मिनट के बाद तीनों जने एक साथ बेल बजाएंगे, तीनों की आवाज एक साथ आएगी, साउंड। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टाइम ऑल 3 bells will ring together at 6:36 AM। कब बजेंगे एक साथ? 6:36 AM पे, क्योंकि 6 बजे पहली बार बजी थी, 36 मिनट बाद, 36 मिनट्स के बाद। समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चीजें समझ में आ रही है ना? क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से करेंगे, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था और इसी के पैरेलल एक क्वेश्चन ये आया था। अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप ये कर लीजिए, वो वाला ना करें, और में अगर हो तो ये और में आया था, तो मेरा सजेशन है आप ये खुद से करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, दिस वन। देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, 2 numbers आर इन द रेशियो। देखो ये क्वेश्चन है ना 23 में आया, ऐसा ही क्वेश्चन आपको और आगे अगले ईयर्स में भी दिखाएंगे इसी पैटर्न पे, है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3। 2 numbers आर इन रेशियो, क्या रेशियो है? 2:3। अपन क्या लिखेंगे? लेट द रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ एक्स। हमें मान के चलते हैं कि अपने जो रेशियोज होते हैं वो मल्टीपल ऑफ एक्स होते हैं। अगर मेरे रेशियोज मल्टीपल ऑफ एक्स होते हैं देन नंबर्स आर, फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा? 2x के रेशियोज जो होते हैं मल्टीपल ऑफ एक्स होते हैं, तो पहला नंबर हो जाएगा 2x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3x। तो हमने लिखा सेकंड नंबर विल बी 3x। अब अगर मैं अननोन वेरिएबल की फॉर्म में बात करूं, ध्यान से सुन लेना, अननोन वेरिएबल की फॉर्म में बात करूं तो यहां क्या दे रखा है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीस 2 नंबर्स? एलसीएम दे रखा है 180। देखो यहां मैं लिख लेता हूं एलसीएम जो मुझे दे रखा है 180। ठीक है सर, अभी आप इतनी बात रखिए। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है सर
HCF, देखो आंख बंद करके निकल जाएगा अभी, है ना। आंख बंद करने का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्लो में निकलने वाली ये चीजें। आपको HCF और LCM निकालना है। किसका निकालना है सर? इन दो नंबर का। अगर मैं वैसे निकालूं HCF और LCM, तो यहां से LCM क्या निकलेगा सर? वैसे वेरिएबल की फॉर्म में। देखो दोनों में जो डिफरेंट चीजें हैं, तीन चीजें डिफरेंट है, 2 3 x। 2 ऊपर एक बार, नीचे 0 बार, तो एक बार तो लेंगे सर। 3 नीचे एक बार, ऊपर 0 बार, तो एक बार तो लेंगे सर। और x दोनों में आ रहा है, तो इसका LCM जो वो आ गया वो 6x आया। अच्छा, ये तो सर आपने LCM की बात करी। अगर मुझे HCF निकालना होता है यहां से, तो HCF क्या होता है? कॉमन नंबर। क्या आया सर? x। इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। अब ये जो मेरा LCM है, इस LCM के बराबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा यहां पे तो LCM आ रहा है सर 180, और वैसे मेरा LCM आ रहा है 6x। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं 6x इक्वल्स टू 180, देन x इज व्हाट? 30। x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, x 30 मीन्स HCF इज 30, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल्स टू x विच इज 30। समझ आई बात? कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसी पैटर्न पे आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा आगे जाकर, सेम पैटर्न पे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड मैथ्स वाला क्वेश्चन है। ये बेसिक के हिसाब से नहीं है। क्यों है ऐसा? अब सुन लो। है तो 2 नंबर का ही, लेकिन क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीजें बोल देगी। क्या बोला? फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल 3 नंबर्स। देखो 3 नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो। तो पहले तो एक वो नंबर निकालो, वो नंबर निकालो। अब देखो ग्रेटेस्ट बोल दिया, आप निकालने लग गए HCF, लेकिन मैंने क्या बोला? फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल। जब भी डिविजिबल, जो नंबर डिविजिबल होता है वो क्या होता है? LCM। LCM is always divisible and HCF divides। तो हमें क्या निकालना है? LCM। पहले तो इनका LCM निकालो। पहले तो हम निकालेंगे LCM ऑफ, देखो ये पता करने की टेक्निक आपको सिखा रहा हूं, ये बहुत की पॉइंट्स है। तो हम निकालेंगे LCM ऑफ 18, 24 एंड 36। कितना निकल के आया सर? इनका LCM आप निकालोगे तो 72 आएगा। आएगा क्या? ठीक है, चेक करें क्या? 18 के फैक्टर्स करो। 18 के आपने फैक्टर्स किए क्या? 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 24। 36 के 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब देखो LCM जो होगा मेरा वो 2 मैक्सिमम टाइम 3 बार और 3 मैक्सिमम टाइम 2 बार, तो 8 9 जा 72। जिन लोगों को डाउट हो वो यहाँ देख लेना। ठीक है, तो मैंने 3 नंबर का LCM निकालना भी सिखा दिया आपको। HCF भी ऐसे ही निकलता है 3 नंबर का। आगे क्वेश्चन आएगा वो मैं नहीं करवाऊंगा। अब यहां बात होती है कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। देखो अब हम एक, पहले 3 लोग थे जो 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड करने के लिए वेट कर रहे थे। मैं डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। इन्होंने बोला एक काम करो, हम तीनों का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो हमने एक ऐसा नंबर निकाल दिया जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है। अब ये नंबर देखो, मैंने क्या बोला कि 18 बोल रहा था कि मैं 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड करूंगा। यहां पे है 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, 18 बोल रहा था मैं 3 डिजिट के नंबर को डिवाइड करूंगा। 72 बोल रहा था मैं डिवाइड करूंगा। फिर 36 बोल रहा था मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, इधर से 24 बोल रहा था मैं डिवाइड करूंगा। तो हमने बोला अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप एक काम करो, आप तीनों एक कॉमन नंबर बना लो अपना, जिसको आप तीनों डिवाइड करते हो। तो उन्होंने बोला कि 72 हमारा एक नंबर है जिसको हम तीनों डिवाइड करते हैं, मतलब हमारा LCM है। तो हमने कहा एक काम करते हैं ना, आप तीनों इसको जाके डिवाइड करो, इससे अच्छा एक यही नंबर इसको डिवाइड कर दे तो कैसा रहेगा? आप तीनों ने तो इसको डिवाइड कर दिया, मतलब ये वो नंबर है जो आपको आपके और आपके रेफरेंस के लिए हेल्प करेगा। अब तो 72 डिवाइड करेगा 3 डिजिट के नंबर को, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यही पैटर्न को फॉलो करेंगे, यही कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे और इस ग्रेटेस्ट नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो जिन बच्चों को अगर दिक्कत है तो यहां तक करते तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो लिखो पहले, इज 999। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या है? 999। अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल बाय? 72। ऐसा 3 डिजिट का नंबर जो 72 से डिविजिबल हो। तो हम काम करते हैं, हम यहां पे एक काम करते हैं, 72 से डिवाइड कर लेते हैं और जो रिमाइंडर होगा उसको सबट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे डिवाइड करना शुरू किया कि सर 72 से आप 999 को डिवाइड कर लो एक बार। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया, 72 1 जा 72, रिमाइंडर आ गया 7 2 27 और ये 9। अब 72 3 जा होगा कितना? 216। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? 3 6, 63 रिमाइंडर आ गया। देखो वैसे तो 72 999 को डिवाइड कर देता, लेकिन दिक्कत क्या रहा है, ये 63 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा। अगर इसको मैं 999 में से सबट्रैक्ट कर दूं तो वो नंबर मिल जाएगा जो 72 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहां से मैंने सबट्रैक्ट किया, दैट नंबर गिव्स मी 9 - 3 6, 9 - 6 3 एंड 9। तो 936 एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है और वो 72 से डिविजिबल है। अगर वो 72 से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा, 36 से भी होगा और 24 से भी होगा, क्योंकि ये तीनों नंबर 72 को डिवाइड कर रहे हैं और 72 इनको डिवाइड कर रहा है। समझ आई बात? क्योंकि आपने वो नंबर क्या निकाल दिया? 936। तो 936 को 72 डिवाइड कर रहा है और 72 को ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये चेन के हिसाब से 18 भी इसको डिवाइड कर पाएगा। समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज 7 at 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम? देखो ये वही बेल बजाने वाला क्वेश्चन, बेल रिंग्स आफ्टर 80 मिनट्स, 24 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो यहां पे देखो पहले एक लाइट ब्लिंक कर रही है 48 के सेकंड के बाद, ये 72 सेकंड के बाद, ये 108 सेकंड के बाद। अब तीनों एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब ये तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगी, मतलब ये लाइट और ये लाइट, तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक करेंगी। और वो जो टाइम होगा, एचसीएफ कभी नहीं होता। एचसीएफ क्या होता है इनका? सबसे छोटा नंबर हो जाएगा एचसीएफ, जो कि इन तीनों से छोटा होगा और तीनों को डिवाइड करेगा। तो एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। जैसा मैंने आपको वहां कॉन्सेप्ट समझाया था, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? एलसीएम। तभी तो रेड लाइट एक साथ ब्लिंक होंगी, तो वो बड़ा नंबर होगा, नेक्स्ट होगा, इनके बाद में होगा। तो एलसीएम ऑफ, आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। तो 48 यहां पे हम लिखेंगे 8 6 जा 48 होता है, तो 16 3 जा 48 होता है ना, और 72 8 9 जा होता है, 8 9 जा 72, और 108 12 9 जा होता है, 12 9 जा, तो 12 को फैक्टराइज करते हैं। तो 2 × 2 4, 4 3 जा 12 और ये 9, या फिर हम बोलते हैं 12 9 जा 108 सिंपली। ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हमारे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों में मैक्सिमम टाइम जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसको लेना है और सारे नंबर कवर करने हैं। ऊपर 2 4 बार, 3 बार, 2 बार, तो मैक्सिमम 4 बार आएंगे। 3 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार आएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं ये जो पूरा ग्रुप है मेरा यहां से यहां तक, ये है 108। कितना है? 108। तो 4 × 108, 4 × 108, क्योंकि ये जो 5 डिजिट मिलकर बना रही है 108 और ये 4 पहले से बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 432 सेकेंड्स।
अब इसको हम, अब 7 AM पे रेड लाइट एक साथ ब्लिंक हुई, अब हम क्या बोलते हैं 7 AM फॉर 432 सेकेंड्स? नहीं, टाइम जो होता है वो आवर्स, मिनट और सेकंड्स में होता है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड्स में। तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 432 को 60 से डिवाइड करो, जो मेरा रिमाइंडर होगा वो मेरे सेकंड्स होंगे और मिनट्स मेरे परफेक्ट ऊपर मिल जाएंगे। तो 60 से हमने डिवाइड किया, तो 60 की टेबल हम स्टार्ट कर दें, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो 420, 6 7 जा 42। देखो फ्रैक्शन में करके मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 6 7 जा 42, रिमाइंडर आ गया 12 सेकेंड, तो ये होंगे 12 सेकेंड एक्स्ट्रा और ये होंगे मेरे मिनट्स, क्योंकि 432 सेकेंड्स में 7 मिनट परफेक्ट होते हैं, 420 सेकेंड 7 मिनट और 12 सेकेंड एक्स्ट्रा होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम विल चेंज टुगेदर इक्वल्स टू 707 707 12 AM, 7:07 12 सेकेंड पे एक साथ ब्लिंक होगी। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 7 AM 7 मिनट 7 आवर्स, ऐसे लिख देना 7 आवर्स 7 मिनट 12 सेकेंड्स और ये लिख देना AM। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मैंने, जैसे आपको प्रूविंग इरेशनल रूट 5 सिखाया था, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी करना है। मार्क्स 3 मार्क्स। अब किसी बच्चे को वैसे तो ये आना ही चाहिए, नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पैटर्न में बता चुका हूं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन होने वाला है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी समझा चुका हूं 2 मार्क्स में। अब ये देखो 2 मार्क्स में भी आ जाता है ऐसे। इस क्वेश्चन के बारे में पहले आपको हिंट दे चुका हूं। 5 - 2 √6, जैसे आपको मैंने बताया था 3 + √2, 6 - √7, स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था। वैसे ही प्रूविंग इरेशनल जहां गिवन वाला क्वेश्चन होता है, आपको खुद से करना है। हाँ, इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं बता देता हूं, नो डाउट। आप इसको ऐसे लिख दो 5 - 2 √3 = a/b, है ना। या इसको मैं यहां लिख देता हूं, छोड़ो यहां लिख देता हूं मैं इस पार्ट का आंसर करके। इतना सा स्टेटमेंट जरूर मैं बता सकता हूं आपको 11th का ए स्टेटमेंट में बता देता हूं कैसे बनेगा। देखो 5 लेट वेट स्टेटमेंट सारा आप खुद से करना। इसको आपने लिखा a/b, मैंने क्या बोला, जिस वैल्यू को आपको गिवन है उसके आगे का साइन पॉजिटिव बनाना है, तो ये नेगेटिव है, तो एक काम करो, सबसे पहला काम ही ये कर दो, इस a/b को यहां लाओ और 2 √3 को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो गया। अब एलसीएम ले लो, 5b - a/b = 2 √3। अब ये रैशनल पार्ट है, ये रैशनल है, बट ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 को भी उधर ले जाओ पहले। अब ये हो गया √3 और ये हो गया 5b - a/2b। रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। अब देखो, ये कंपोजिट वाला जो क्वेश्चन होता है, यहां पे तो सिंगल नंबर दे रखा है, कई बार 2 नंबर होते हैं, तो दोनों नंबर को आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। यहां पे सिंगल नंबर है, कई बच्चे क्या करते हैं 2 नंबर एक साथ दोनों को ऐड वगैरह प्लस वगैरह मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। नहीं, वो बुक में भी दे रखा है, 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन एक साथ है, यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है ये कंपोजिट है, शो दैट। तो अपन पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे होगा। देखो, बी जो पार्ट है हमारा, इसमें आप पहले नंबर को लिखोगे 5 × 11 × 17 + 3 × 11। सबसे पहले तो 11 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई लिख दो बाहर, 5 × 17 अंदर रहेगा, प्लस का 3 रहेगा। देखो यहाँ पे ये नंबर बहुत छोटा है, कई बार ये नंबर बहुत बड़ा होता है, तो आपको इसको अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना ही नहीं है। आपको बताना है कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, और हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा और तीसरा फैक्टर ये रहा। फैक्टर मतलब कि 3 नंबर्स, 1 एक नंबर 1 होना चाहिए,
एक हमारा कोई दूसरा प्राइम नंबर या कुछ भी हो सकता है, और एक नंबर कुछ और होता है, इसको सॉल्व करने में एक नंबर मिलेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, hence it is a composite number। कि गिवन नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। और यहां लिख दो फैक्टर्स इसके क्या क्या है, आप मेंशन करना चाहते हो। पहला फैक्टर 1, फैक्टर्स आर, ऐसे करके लिख दो, फैक्टर्स आर 1 देन 11 एंड एक ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, ये पूरा ब्रैकेट भी आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, 3, सॉरी, ये आप ऐसे लिख सकते हो। 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे 24 के स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपको पता है, जहां 23 खत्म हुआ वहां से आप देख सकते हैं। अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, 15 टू द पावर एंड्स विद कैन, क्या ये हो सकती है नहीं हो सकती है, तो आप इसको वैसे लिखोगे, 15 के फैक्टर्स हो गए 5 into 3 एंड एज द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 5 into 3 and we know that a number ends with 0 if it has factor as 2 and 5, hence it will never end with 0। 8 वाले क्वेश्चन में आप लिखोगे इसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 into 2 into 2, as we know a number ends with 0 if it has the factor as 2 and 5 but the given number don't have factor as 5, hence it will never end with 0। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करोगे। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा आ गया। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये हमारा 3 मार्क्स में 2024 में पूछा गया था। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। कि अपने पास फ्रेंच पढ़ाने वाले लोग हैं 48, हिंदी पढ़ाने वाले लोग हैं 80 एंड इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग हैं दैट इज 144। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। देखो मिनिमम कितने रूम्स रिक्वायर्ड हैं इफ इन ईच रूम सेम नंबर्स ऑफ टीचर्स आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट्स। देखो मैं कितने मिनिमम से मिनिमम रूम यूज करूं, ठीक है, सो दैट मैं जब उनको अरेंजमेंट करूं तो मेरे रूम मिनिमम यूज हो, और लेकिन एक कंडीशन है कि एक रूम में जो भी टीचर आप सेट करोगे वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक में फ्रेंच के लोग कम है, हिंदी वालों को बिठा दिया उनके साथ ना। अब देखो एक चीज समझो, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर हम यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो गलत हो आप, क्योंकि टीचर्स बाहर से इंपोर्ट तो करोगे नहीं, एलसीएम इनसे बड़ा हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो इन 300 से डिविजिबल हो तो वो तो हो नहीं सकता। आपको क्या करना है, 48, 80 और 144 इन लोगों को रूम में ऐसे अरेंज करना है कि जैसे आपने अगर ऐसा बोल दिया कि सर 48 लोगों को 2 रूम दे दो चॉइस, और इनको 8 रूम दे दो 10-10-10, तो ये हल्ला मचा देंगे। बोलेंगे हम एक रूम में 24 लोग 24 लोग, और आप लोग एक रूम में 10 लोग, तो ठीक है, किसने बोला कि एक काम करो इसमें 5 रूम इनको दे दो 10-10-10 और एक 8, तो वो सिमिलरिटी नहीं बनी। सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, और जिस रूम में फ्रेंच वाले लोग हैं वो फ्रेंच ही रहेगा, दूसरा नहीं जाएगा। तो ऐसे केस में यहां पे एक ऐसी वैल्यू बतानी है हमें जो इन सबसे छोटी है, मतलब कि HCF। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहां बोलेंगे HCF ऑफ 48, 80, ये हम साइज ऑफ ईच रूम निकाल रहे हैं ना। नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी number of person can be arranged in one room। कि एक रूम में कितने लोग अरेंज हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। ठीक है, HCF ऑफ 48, 80 एंड 144 निकालेंगे हम। ठीक है, HCF निकालना है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं।
देखो 48 तो हमने यहाँ लिखा 16 3 जा 48, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार इंटू 3 इंटू 1। अब हमने देखा 80 को हमने लिखा 16 5 जा है ना, तो 16 5 जा होता है, इसको बोलते हैं 144 को 16 9 जा, तो 16 9 जा होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हर एक में 16 तो कॉमन आ ही रहा है सर, 3 इंटू 3 इंटू 1, तो सब हर एक की रूम की साइज क्या होगी 16, क्या होगी 16, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 16 पर्सन। अब इससे क्या होगा कि आप फ्रेंच वालों को बोलोगे कि आपको हम 3 रूम अलॉट कर रहे हैं और आप 16 लोग सेट हो जाओ, खुश हो गए। अब ये चेक करेंगे कि हिंदी वालों लोगों को ज़्यादा रूम अलॉट ना कर दें, तो ये लोग ज़्यादा हैं तो इनको लेकिन रूम वैसे मिलेगा 16% पर रूम में जाएंगे, तो 16 5 जा 80, 5 रूम इनको दे दिए। ऐसे इंग्लिश वालों को बोलेंगे 16 लोग सेट हो जाओ, तो 9 रूम इनको दे दिए। तो यहाँ पे अब तो पहले हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा, क्या बोला, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो पहले तो हमने निकाल दिया कि एक रूम में कितने लोग सेट होंगे। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ रूम्स, तो लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, देखो रिक्वायर्ड। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका तो ये कि आप टोटल लोगों को ऐड कर दो, देन 16 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक रूम में 16 लोग हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा ऐसा भी कर सकते हो आप, भाई फ्रेंच वालों को कितने रूम चाहिए 16, टोटल लोग 48 है, एक रूम में कितने लोग हैं 16 लोग, तो इनको चाहिए 3 रूम। ऐसे ही हिंदी वाले हैं 80 लोग, एक रूम में 16%, तो इनको चाहिए 5 रूम। ऐसे ही इंग्लिश वाले हैं 144, एक रूम में चाहिए 16 लोग बैठ रहे हैं, तो इनको चाहिए 9 रूम। तो 8 + 9 becomes 17 रूम्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की वही वाला क्या, कंपोजिट वाला, आप इसकी लैंग्वेज खुद से लिखोगे। मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या होगा। यहाँ पे जैसे 2 नंबर एक साथ आ गए, तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको अलग से प्रूव करोगे और इसको अलग से। देखो पहले तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, कॉमन क्या रहा है 13, 1 हर एक का फैक्टर होता है, तो 7 × 11 + 1। अब आप वही लिखोगे, एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। और ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 5 × 1, ये अपने फैक्टर्स रहेंगे, तो हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और 3। समझ में आया? तो आप इसको कंपोजिट प्रूव कर सकते हैं, बट ये 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये देखो बेल बजने वाला क्वेश्चन। देखो इससे पहले वाला जो बेल वाला क्वेश्चन था, उसके अंदर हमने देखा था कि टाइम दे रखा था कि तीनों बेल 6 बजे एक साथ बज रही है, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी। तो यहां पे भी वही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ गया 24 में, लेकिन क्वेश्चन वही है टाइम इंटरवल वाला। तो जब भी बेल वाला क्वेश्चन आता है, तो हम या रेड लाइट ब्लिंक्स वाला क्वेश्चन आता है, तो एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 15। तो यहां से मैं आपको बताऊं तो 9 के फैक्टर्स हो गए 3 × 3, 12 के फैक्टर्स हो गए 4 × 3, मतलब कि 2 × 2 × 3, और 15 के फैक्टर्स हो गए 3 × 5। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, दैट इज 69। 9 एक बार और 3 आएगा इसमें, एलसीएम में एक 3 और आएगा, 3 2 बार है ना, इसलिए तो ये जगह 4 12 × 15 180 मिनट्स, मीन्स 3 आवर्स। ठीक है, आवर्स में 3 आवर्स। समझ आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखो ये भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं आपको इसकी टेक्निक बता देता हूं।
वही आपको लेट स्टेटमेंट वगैरह सब सेम प्रोसेस रहेगा जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको करना क्या है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 इक्वल टू a बाय बी आ जाएगा, है ना। को प्राइम इंटीजर्स वगैरह सब खुद से लिख लेना। अब आपको मैंने बताया था पहले, देखो ये जो वैल्यू है, अगर इससे पहले तक जो वैल्यू होती थी उसमें ऐसा था कि अकेला रूट 5 होता था या 2 रूट 5 होता था, सिंगल वैल्यू, बट इसका डिनोमिनेटर है तो पहले उसको उधर भेज दो, देन उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये उधर चल जाएगी ऊपर, है ना। 5 को उधर भेजना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, 5 को उधर भेजना है ना। 5 को उधर भेजना है तो आप क्या बोलोगे, 5b हो गया सर, ये 5a सॉरी 5a हो गया, ये बाय b हो गया ये। अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, रूट को, जो रूट गिवन है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये रूट 3 उधर जाती पॉजिटिव और 5a बाय b हो गया नेगेटिव। अब एलसीएम ले लो, 2b माइनस 5a इक्वल टू रूट 3। rational is not equals to irrational, hence our assumption is wrong, statement is contradict, given number is irrational। समझ आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट जो लिखना होता है वो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हमारे पास दे रखा है, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 10, सेक्शन ए और बी ले लेते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन एंड 48 इन सेकंड सेक्शन। देखो कितने बच्चे हैं, पहले में 40 और दूसरे में 48। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड। देखो वैसे मिनिमम का मतलब होता है एलसीएम, बट हम फिर भी एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे। ये हमारी लाइब्रेरी है। अब यहां बच्चे गए, उन्होंने बुक इश्यू करानी है और हर एक बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिलनी चाहिए। जैसे मान लो अगर बुक्स लाइब्रेरी के अंदर 100 है, तो जब इस क्लास के बच्चे जाएंगे तो 40 बच्चों ने बुक्स इश्यू कराई तो उनको एक एक मिल गई। फिर दूसरी बार फिर से उन्होंने इश्यू कराई तो 2-2 बुक इश्यू कराएंगे, तो 40 बच्चे तो ऐसे होंगे जो 2 बुक इश्यू कराएंगे। लास्ट में बच गई 40 बच्चों को 2-2 बुक इश्यू हो गई, सबको हो गई 2 बुक इश्यू, लास्ट में 20 बुक बच गई, 20 बुक्स। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे एक एक बुक और इशू कर रहे थे, लेकिन सबको एक एक बुक और नहीं मिली ना, तो जब ये जाएंगे तो सबको इक्वल बुक मिलनी चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं 120, अब सबको इक्वल बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं 120 बुक्स रखता हूं तो जब ये 48 बच्चे यहाँ जाएंगे तो इनको भी इक्वल नंबर ऑफ बुक्स मिलनी चाहिए। इक्वल नंबर बुक्स मतलब यहाँ पे जितनी बुक्स इनको मिल रही है उतनी नहीं, हर एक बच्चे को अगर यहाँ पे 2-2 बुक मिल रही है तो सबको 2-2 बुक, लास्ट में बुक्स बचनी नहीं चाहिए। तो एचसीएफ अगर आप निकाल देते हो तो एचसीएफ दोनों का हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 बुक तो 9 को इशू होगी, 9 को इशू होगी। तो यहां पे निकालना क्या है, एलसीएम ऑफ 40 एंड 48 वो निकालना है। तो आप ये खुद से निकालें, ठीक है। वैसे मैं आपको इसको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं। 40 ये हो जाएगा 2 × 2, 8 5 जा 40 और 48 हो गया 16 3 जा 48, है ना। 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, तो 16 × 15 240 हो जाएगा, राइट। तो आंसर ये आना चाहिए, वेरीफाई कर लेना अपना आंसर। समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपको अगर देखा जाए तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। देखो ध्यान से समझना, बट आपको दे रखा है वेयर √6 इज इरेशनल। ध्यान से सुनो, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड के होंगे, मैं जिनको स्पेसिफाई कर दूंगा कि स्टैंडर्ड के हैं बेसिकली। अब देखो एक चीज समझो, यहां पे हमें √6 इरेशनल दे रखा है, वो √6 मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसका a + b होल स्क्वायर ब्रेक कर लूंगा। मतलब √6 को मैं संभाल के रखूंगा। तो रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल, गिवन दैट वाला क्वेश्चन जब भी होगा तो रैशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल के कॉन्सेप्ट से ही होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लेंगे, पहले लेट, ये मैं करवा देता हूं, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p/q की फॉर्म में लिखोगे,
और इसका वेयर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ये चीज ध्यान रखना, वेयर स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा और पी बाय क्यू की फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करोगे आप, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी या पी बाय क्यू। यहां पे आप वेयर वाला स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। अब पहले इसको होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए बाय बी। ये हो जाएगा 2 + 3 प्लस 2 √6, √2 इंटू √3 √6 ए बाय बी। अब देखो √6 के आगे पॉजिटिव साइन है, मतलब उसको उधर नहीं भेजना है, इस बार इसको उधर नहीं भेजना है, यही रखना है। लेकिन 2 + 3 को पहले सॉल्व करो, 5 प्लस 2 √6 इक्वल टू ए बाय बी। हमेशा ध्यान रखना रूट के आगे वाला नंबर बाद में ट्रांसपोज होता है, पहले जो कांस्टेंट नंबर यहां से होता है 2 3 4 5 वो उधर जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 √6 इक्वल टू ए बाय बी माइनस 5। अब इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो 2 √6 इज इक्वल टू ए माइनस 5b बाय बी हो गया। अब √6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 5b डिवाइड बाय 2b। that gives you a condition which is this is irrational number और ये मेरा नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। अब इसके स्टेटमेंट जो हैं रैशनल नंबर, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाए हैं, वहां से आप अंडरस्टैंड करके लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप, एज LHS shows irrational, right hand side shows rational, as we know that irrational is not equal to rational, hence our assumption is wrong, statement is contradict, given number is an irrational number। समझ आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कुछ क्वेश्चन और बच रहे हैं अभी, घबराइए मत। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, गिवन स्टेटमेंट दे रखा है क्या, नहीं है सर, तो जैसे आपने √5 इरेशनल प्रूव किया ना वैसे ही करना है। देखो पहले तो आप लेट स्टेटमेंट ले लेना, ठीक है, फिर आप लेना 1/√5 इक्वल टू ए बाय बी, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5a इक्वल टू बी। यहां पे वेयर स्टेटमेंट जरूर लिखें, और अब इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जैसे हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया था वैसे ही 1/√5 को इरेशनल प्रूव करना है। समझ में आ गया ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया सर, बढ़िया क्वेश्चन है एक, अच्छा 3 मार्क्स में। देखो लर्निंग स्किल मिलेगी यहां से बहुत। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहला। 3 sets of physics, chemistry and mathematics books are to be stacked in such a way so that all the books are stored subject wise। देखो 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं। अब इनको ऐसे अरेंज करना है, देखो मान लो इतनी सारी बुक्स फिजिक्स की हैं, उससे ज्यादा केमिस्ट्री, उससे ज्यादा मैथ्स। अब आप उनको अगर टेबल पे ऐसे रख दोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो जब भी आप उनको अरेंज करते हो टेबल पे सिस्टमेटिक अरेंज करते हो। अब जब भी उनको अरेंज करोगे तो बाहर से बुक्स थोड़ी लाओगे, बुक्स तो अपनी अवेलेबल है जितनी उतनी रहेगी, और आपको बुक्स कितनी है वो भी बता देते हैं। फिजिक्स बुक्स आर 144, अब देखो ये जितनी बुक्स है इतनी रहेंगी, एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑफ केमिस्ट्री इज 180, इसकी 180 है, एंड नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथ्स इज 192। ये बुक्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, जितनी है उतनी रहेंगी। अब आपको क्या करना है, अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ द सेम थिकनेस, इनकी थिकनेस सेम है, मतलब इनकी जो मोटाई है वो सेम है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ सेम है। अब आप इनको जब अरेंज करोगे ना, अगर आप 144 बुक्स को रखोगे एक साथ तो एक तो हाइट इतनी जाएगी, 180 उससे बड़ी हाइट चल जाएगी, 192 उससे बड़ी हाइट चल जाएगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आप घर में बुक्स रखते हो या लाइब्रेरी में रखते हो तो आपने देखा होगा सेम साइज की सेम बुक्स रखी जाती है, तो 10-10 बुक्स 10-10 ऐसे स्टैक बनाए जाते हैं। अब वो स्टैक जो हमें बनाना है ऐसे बनाना है कि फिजिक्स की बुक्स फिजिक्स में सेट हो जाए, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री में सेट हो जाए, मैथ्स की मैथ्स में सेट हो जाए। तो बुक्स बाहर से तो लाएंगे नहीं हम, तो इनको एक छोटी हाइट में काटना पड़ेगा, कि जैसे 5-5 बुक्स का सेट रख लिया या 10-10 का सेट बना के रख लिया। अगर मैं 10-10 के सेट बना के रखूँ इसके,
तो 140 बुक्स और 4 बुक्स अलग से आ जाएंगी। तो हम जो ये सेट बना रहे हैं, जो बुक्स का हम बंच बना रहे हैं, एक तरह से बंच बना रहे हैं, वो बंच क्या है, एक छोटी वैल्यू है इन सबसे, इन तीनों से छोटी वैल्यू है। तो हम यहां पे क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF ऑफ जब हम इनका निकालेंगे, तो HCF निकालने के लिए 144 के फैक्टर्स 12 इंटू 12 होता है। तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 इंटू 12 हो गया एक तरह से। अब 180 होता है 12 इंटू 15, ठीक है, 12 10 120 और 180 60, सॉरी 12 5 60, तो 12 इंटू 15, ठीक है, ये भी वैल्यू हमें समझ में आ गई। अब 192 के हम प्राइम फैक्टरेशन अगर हम करें, तो 192 के प्राइम फैक्टरेशन हम करते हैं तो 2 से डिवाइड किया तो 96, 2 से डिवाइड किया 48, 2 से 24, 2 से 12, उसके बाद हम आगे कर लेंगे, है ना। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। वैसे भी आप 16 इंटू 12 करके देख लो, 12 6 जा और 7, 12 जा 12 प्लस 7 192, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसका HCF जब हम निकालेंगे, तो HCF जो निकलेगा, HCF क्या निकल के आएगा, HCF जो होता है वो कॉमन नंबर होता है, एक 2, दूसरा 2, ठीक है, या ऐसे हटाओ इनको एक बार, यहां पे कितने 2 आ रहे हैं, 1 1 1, 2 2 2, ठीक है, 3 3, तीसरा नहीं आ रहा, 2 ही 2 आ रहे हैं, तो 2 बार 2, क्योंकि बीच वाले के पास 2 ज्यादा नहीं है ना, समझ रहे बात को, क्योंकि ये अपना जो है 945 4 जा होता है 180, है ना, तो इसके पास 2 ही है। अब 3 की बात करते हैं, 3 इनके पास एक ही है, इसके पास लास्ट वाले के पास, तो और 3 नहीं है, तो 3 एक ही बार आएगा, इट मीन्स 12 इज द HCF। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ और लैंग्वेज पूछी गई हो। Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry and maths। आपको नंबर ऑफ स्टैक्स बताने हैं कि इसकी कितनी ऐसे आप बंच बनाओगे, स्टैक्स मतलब बंच, तो हर एक बंच में कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स। तो आप यहां लिख दूं मैं, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इज 12, है ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक इक्वल्स टू 12। हर एक स्टैक में 12 बुक्स हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत आसान तरीका, आपने जो सर्कल किया ना, उसके अलावा जो बची हुई है ये आपके स्टैक्स बन गए। देखो 2 2 3 को आपने एक पेयर बना दिया, तो बच्चे कितने पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12, तो आपके जो फिजिक्स के स्टैक्स बनेंगे वो 12 बनेंगे। अच्छा केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो 3 इंटू 5 15 बनेंगे, और ये जो अपने मैथ्स हैं इसके बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 इधर भी है, तो 16 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स, STACKS होगा ना, स्टैक्स ऑफ ईच बुक ईच बुक, है ना। तो यहां पे हम लिखते हैं फिजिक्स के जो स्टैक्स बनेंगे वो क्या होगा, 144 डिवाइड बाय 12, और मैं यहां से वैसे ही बता चुका हूं, ये हो गया हमारा 12 स्टैक्स, 12 स्टैक बनेंगे फिजिक्स के। केमिस्ट्री की बात करते हैं, CHEMISTRY, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो 180 डिवाइडेड बाय 12, तो ये जाएगा 15 स्टैक्स। और मैथ्स लास्ट इज 192 डिवाइड बाय 12 इज 16 स्टैक्स। बात समझ आ गई। तो ईच बोला है उसने, हर एक के कितने कितने स्टैक्स बनेंगे, टोटल स्टैक्स नहीं बोला है। टोटल करना हो तो आप टोटल बता सकते हो, 12 प्लस 15 प्लस 16, ठीक है, समझ आ गया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आपको मजा आ रहा है क्वेश्चंस देख के, ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले,
ये सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन निकाल के लाए आपके लिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी गिवन दैट वाला ही क्वेश्चन है। तो गिवन दैट वाले की मैं आपको कंडीशन पहले ही बता चुका हूं, फिर से देख लो। 5√3 प्लस 2/3, इसको ले लेना a बाय बी, वेयर स्टेटमेंट वगैरह सब लिख लेना। बीच वाला पार्ट बता रहा हूं मैं। तो 5√3 पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने दो। a बाय बी माइनस 2/3 लिख लो, एलसीएम ले लो, a माइनस 2b बाय 3b, 5√3 और ये √3 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 2b बाय 3b, और ये 5 नीचे आ जाएगा उधर से, तो 15b हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी a माइनस 2b बाय 15b, और ये √3 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपको पता चल रहा है कि आपको इसको स्टेटमेंट वगैरह खुद से लिखना है, ध्यान रखना। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लास्ट में आपको केस स्टडी मिलेगी इसमें एक, तो अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि चेक, देखो 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ही होगा, ऐसे मजाक नहीं है। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई इन ईच केस। देखो आपको स्टेटमेंट बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखूं, क्या बताना है, क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो देखो अगर कॉमन डायरेक्ट आ जाए तो आप बोल देना कंपोजिट है, अदरवाइज चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने देखा फर्स्ट पार्ट कॉमन आ रहा है, हाँ, तो हमने देखा as the given number has 3 factors, so this is composite, yes। स्टेटमेंट आप लिखें कंपोजिट है क्योंकि मोर देन, यहां लिख देना, पूरा स्टेटमेंट लिखना, मोर देन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, है ना, इसलिए। सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो इसको चेक करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर इसमें कुछ कॉमन वाली चीज इन्होंने छोड़ी नहीं, +1। अब 1 कॉमन आ जाएगा तो 2 ही फैक्टर माने जाएंगे, इसलिए 2 होंगे या 3 होंगे वो चेक करके बताएंगे हम। तो यहां से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 + 1, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होके आई 35 इंटू 3, ऐसे कर लो, 35 इंटू 3 कर लो, तो 35 इंटू 3, देखो 6 5 जा 30 और ये 21, अभी हो गया 21 मतलब 210 + 1, कितनी वैल्यू आ गई? 211, 211, नो, इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज नॉट अ कंपोजिट जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ प्राइम नंबर। देखो 6 5 जा 30, 3 7 जा 21, 211 इज अ प्राइम नंबर। 211 एक प्राइम नंबर होता है, तो ये कंपोजिट नहीं है, नो, इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ये स्टेटमेंट लिख देना, बिकॉज 211 इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ, ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम बोलते हैं कंपोजिट है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, क्या ये हमेशा ऐसा होगा? नहीं, चेक करना पड़ेगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, है ना। जल्दी आपके लिए केस स्टडी आने वाली है, डोंट वरी। देखो पी क्यू आर हमारे एक प्राइम नंबर है। देखो पी क्यू आर ये हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहां है, ये देखो ये रहा, P डॉट Q डॉट R प्लस Q इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर लिखा है तो पहले आप उसको चेक करोगे, जो चेक करने वाला क्वेश्चन लिखा है उसको करोगे, इसको करना है पहले। तो हम लिखेंगे P डॉट Q डॉट R प्लस Q। देखो डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ प्रोडक्ट अप्लाई होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है, Q कॉमन लेना है, हमें चेक करना है क्या ये कंपोजिट है या नहीं। तो हमें कॉमन लेना है Q, ये अंदर ये बाहर 1 हो गया, तो P डॉट R प्लस 1, तो इसके कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यस इट इज अ कंपोजिट
नंबर, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि सर आपने तो बताया था अभी कि कंपोजिट नंबर तभी होगा जब उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी बात सही होगी कि सर पहला क्वेश्चन तो हो गया। पहला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब दूसरा क्वेश्चन यहां शुरू हो रहा है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक नंबर दे दिया हमने, जो पहले क्वेश्चन था इससे जस्ट पहले वो वाला। देखो जैसे इससे जस्ट पहले वाला देखा था हमने 211 वाला, वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहां अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट हमें बोला गया P.Q.R+1। आपको PQR की ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारा ये जो नंबर है वो कंपोजिट बन जाए। देखो कंपोजिट कब बनेगा, आपको एक बात बता दूं, 2 इज ए इवन नंबर, सब जने जानते हैं सर। अच्छा 2 के बाद जो भी इवन नंबर है वो सारे कंपोजिट है, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। और 2 एक प्राइम नंबर है, 2 अकेला एक प्राइम नंबर है, उसके बाद में सारे कंपोजिट है, 4 कंपोजिट, 6 कंपोजिट, 8 कंपोजिट। तो यहां पे आप इसको बना दो ऑड, किसको, P.Q.R, और उसमें 1 ऐड कर दो। ऑड में 1 ऐड करते क्या मिलेगा, इवन। तो आपको ये जो PQR, इसके जो प्राइम नंबर लेने हैं PQR, आपको एग्जांपल खुद से लेना है। वो आप ऐसे नंबर लो जिनका प्रोडक्ट ऑड आ जाए। तो देखो सर जितने भी ऑड नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑड आता है, अगर कोई भी एक इवन मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट हो जाएगा इवन, और इवन प्लस 1 विल बिकम ऑड, तो वो प्राइम नंबर होने के चांस हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऑड बनाते हैं। हमने बोला कि सर आप इसको 2 मत लेना, इसको ले लो 3, 5, 7। क्या बोला मैंने, देखो यहां एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं। पहला एग्जांपल लिया मैंने 3, 5, 7, ये डॉट है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 3, 5, 7 प्लस 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 35 इंटू 7 105, ठीक है, 35 इंटू 3, सॉरी 35 इंटू 3 105, या 15 इंटू 7 105, प्लस 1 कितना हुआ 106। एक तो एग्जांपल ये हुआ। क्या ये अकेला एग्जांपल है सर, नहीं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल वैल्यू और ले लो सर, एक एग्जांपल और वैल्यू ले लो। तो जैसे P.Q.R+1 ले लो सर। अब यहां पे आप इसको ऐसे रख लो 5, 7, 11 प्लस 1, तो 35 इंटू 11 हो जाएगा ये, है ना। तो 35 इंटू 11, 35 इंटू 11, तो 385 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 385 प्लस 1 386, और ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट। ठीक है, तो ये तो मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसके लिए। अब बात करते हैं सर ऐसा नंबर यहां पे बताओ कि जो अपना ये नंबर प्राइम नंबर बनाते, क्या बना दे, प्राइम नंबर बना दे। सेकेंड एग्जांपल जो हमारा है उसमें P.Q.R+1, इसका एग्जांपल ऐसा बताओ प्राइम बन जाए। देखो आपको एक चीज बताऊं, ऑड नंबर बनेगा तो प्राइम के चांस है, तो even plus 1 gives you odd, and odd number can be prime, ये प्राइम होने के चांसेस हैं। ठीक है, किसी भी ऑड नंबर के प्राइम नंबर होने के चांसेस हैं। तो ऑड बनाने के लिए हम इसको क्या करें, सॉरी इसको इवन बनाना पड़ेगा, तो इवन मतलब 2 तो लेना ही पड़ेगा सर। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, 6 5 जा 30 प्लस 1, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, और ये बन गया हमारा प्राइम नंबर बन गया। ये तो कंपोजिट बना था मेरा, ये कंपोजिट बना था, ये कंपोजिट बना था, ये भी कंपोजिट बना था, ये प्राइम बन रहा है मेरा। यहां का एग्जांपल एक और ले सकते हैं क्या सर, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, प्लस 1 ले लो। अब देखो 10 7 जा 70 प्लस 1 71 बन गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी प्राइम बन गया, बट हमेशा नहीं बनेगा। तो छोटे एग्जांपल पे ही हम काम बन रहा है, तो क्यों आगे जाएं। समझ आ रहा है क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन की जब मैं बात करूं तो अपने को बोल रहा है कि 3 नंबर का जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है या नहीं होता है, वो चेक करना है। तो पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पी जो मेरा नंबर है वो है x² y³, q जो मेरा नंबर है
वो है एक्स वाई की पावर 4, ठीक है। और आर जो नंबर मेरा वो एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, वेरिएबल की फॉर्म में जितने भी डिफरेंट वेरिएबल है वो तो मुझे लेना ही है, अगर डिफरेंट है तो, नहीं तो सेम है तो उनमें पावर मुझे कौन सी लेनी है, बड़ी पावर, एलसीएम के केस में। एचसीएफ के केस में पावर छोटी या कॉमन वेरिएबल लेना है। तो यहां मैंने देखा एक्स की पावर 2, 1 और 5, बड़ी पावर 5, 3, 4 और 2 पावर 4। एचसीएफ जब मैंने निकाला तो यहां मैंने देखा एक्स की पावर 2, 1 और 5 एक्स ही आएगा, वाई पावर 3, 4 और 2 वाई पावर 2 आएगा। अब अगर मैं इसमें ऐसे करता हूं कि वेरीफाई करने वाला प्रोसेस, चेक करने वाला, चेक करता हूं, यहां पे मैं चेक करता हूं क्या कि सर P इंटू क्यू इंटू आर क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक कर लो एक बार। तो हमने कहा चलो एक बार काम करते हैं, एचसीएफ लिखा हमने एक्स वाई स्क्वायर और एलसीएम हमने लिख दिया एक्स पावर 5 वाई पावर 4, और यहां हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू एक्स वाई पावर 4 इंटू एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां हमने देखा प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है तो पावर एक्स पावर 1 और एक्स पावर 5 एक्स पावर 6, वाई पावर 2 वाई पावर 4 वाई पावर 6। यहां पे हमने देखा वाई पावर 2 और 1 3, 3 प्लस 5 8, सर मैच ही नहीं कर रही, यहीं से मैच नहीं कर रही, पर आप पूरा देख लो, वाई पावर 3 वाई पावर 4 और वाई पावर 7 और 2 9, तो नॉट इक्वल टू, नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये कंडीशन वेरीफाई नहीं कर रही है, समझ आई बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आपको केस स्टडी मिलने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखो स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल। जो नंबर डिविजिबल होता है वो एलसीएम होता है, जो डिवाइड होता है वो एचसीएफ होता है। अच्छा ये वो क्वेश्चन है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया था 23 में आई गेस आया था, रेशियो वाला। तो यहां पे ये क्वेश्चन मैं फिर से बताता हूं, रेशियो ऑफ नंबर्स मुझे क्या दे रखा है 4:5। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या होगा, तो हम लिख देंगे रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स, लेट रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ एक्स, है ना, ये हमारा सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 4x, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 5x, एचसीएफ क्या हो जाएगा x, एलसीएम क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू एक्स, आप खुद से निकाल के चेक करना, तो 20x ही आएगा आपका एलसीएम। अब मुझे क्वेश्चन में देख क्या रखा है वो देख लेते हैं, और पूछा क्या गया है वो भी देख लेते हैं। तो यहां से हमसे पूछा गया है, हमें दिया गया है एचसीएफ इज 11, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है एचसीएफ 11 है, और वैसे देखा जाए तो एचसीएफ क्या है मेरा x, x की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर्स फाइंड करने बैठते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछा गया हो फाइंड द नंबर्स तो ही फाइंड करना है, वरना नहीं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम जो मेरा है वो 20 इंटू एक्स है, मीन्स 20 इंटू 11 है, मीन्स 220 है। बात समझ आई। ऐसा क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूं इसलिए स्पीड में करवाया है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब डिस्कस करने वाले हम केस स्टडी, हमारे पास आने वाली है। देखो केस स्टडी क्या है, ये यहां पे इस केस स्टडी को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी केस स्टडी है हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजिंग। कीप दिस इन माइंड, मिस मुक्ता प्लान अ प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। अभी तक कुछ भी काम की चीज नहीं आई है ना। शी अनाउंस द नंबर 2, यहां से स्टार्ट होगी काम की चीज, है ना। शी अनाउंस द नंबर 2, टीचर ने अनाउंस किया। टीचर ने क्या अनाउंस किया, फर्स्ट नंबर अनाउंस्ड बाय टीचर दैट वाज 2। टीचर ने फर्स्ट नंबर अनाउंस किया, बोला 2। अब एंड आज द फर्स्ट स्टूडेंट, टीचर ने बोला कि मैंने 2 बोल दिया, अब क्या बोला, आज द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर। बोला कि मैंने बोल दिया 2,
अब इस 2 को नेक्स्ट बच्चे को मैंने पास कर दिया कि आप इसको मल्टीप्लाई करो किसी प्राइम नंबर से। अब उस बच्चे ने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, वो उसकी डिपेंड करता है उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, वो किससे करना चाहता है। ठीक है, ऐसे से करते हैं। देन पास्ड, अब उस बच्चे ने से मान लो मैंने 2 बोला, 2 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 6, फिर उसने आगे वाले बच्चे को पास किया, वो भी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसने मान लो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 3 18, ऐसे ऐसे नंबर आगे पास होता गया। सो ऑन पास टू द second and also multiplied by the prime number, pass to the third. In this way, multiplied two prime numbers at the last student got the number is 173,250, 173,250. ये लास्ट वाले बच्चे को एक नंबर मिल गया कि सर मल्टीप्लाई करते 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 आगे आगे जाते जाते ये नंबर लास्ट में जाके स्टॉप हुआ, किस पे जाके स्टॉप हुआ, 173,250, ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये खत्म हो गया इस पे जाके। अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 8 जा 16, 1 बच गया 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 25। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, 4 3 3, 2 से नहीं होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है ना। अब सम ऑफ डिजिट देखते हैं हम, 3 से डिविजिबल है क्या, देखो 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 7 27 होगा 3 से, तो यहां डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 बन गया 26, 3 8 जा 24 बन गया 26, 3 8 जा 24 बच गया 22, 3 7 जा 21 बन गया 15, 3 5 जा 15। फिर से चेक करते हैं, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 12 30, फिर से सम आ गया मेरा 30, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 1 बचा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 15। चेक करते हैं फिर से, 9 और 6 15, 15 और 7 22, अब नहीं होगा सर, ऐसे देख लो, 7 और 6 13, 13 और 9 22, अब नहीं होगा सर 3 से डिवाइड। अब 5 से कर लो आप, 5 1 जा 5, ठीक है, 4 बच गया 46, 5 9 जा 45, 12 बन गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 42, 5 8 जा 40, 25, 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, समझ में आ गया। देन 7 से डिवाइड किया 11, 11 से डिवाइड किया 1। ये मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं, ये मेरे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। मतलब पहले टीचर ने अनाउंस किया 2, फिर एक बच्चे ने मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने, सातवें ने। देखो टोटल प्राइम नंबर्स आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, बट आप इसको बोलोगे टीचर का नंबर है ये। किसका नंबर है ये टीचर का नंबर है, ये टीचर ने बोला है। ठीक है, अब बच्चों के थ्रू बोले वाले नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं सर, 7 बच्चों ने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब चलो इस केस स्टडी का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसके केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूं। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। देखो बच्चों के थ्रू यूज किया हुआ लीस्ट नंबर कौन सा है। आप देखो ये फर्स्ट जो आप बोलोगे 2 बच्चों ने यूज नहीं किया है, 2 टीचर ने यूज किया है, बच्चों ने यूज नहीं किया है, 2 टीचर ने यूज किया है। तो बच्चों ने यूज किया है वो नंबर क्या है, 3। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 7 बच्चे हैं सर। आपको बताया था मैंने काउंटिंग, ये काउंटिंग आप यहां चेक कीजिए, हमने अभी काउंटिंग देखी थी। एक बच्चा ये रहा, 2 3 4 5 6 7, जितने प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हुई चीजें उतने बच्चे हमारी क्लास में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें और होता है ना। तो व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट्स। मान लो आपको काउंटिंग पता नहीं चल रही तो हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज हुआ, सॉरी
तो हाईएस्ट प्राइम नंबर जो मेरा है दैट इज 11। कौन सा यूज हुआ है? लास्ट नंबर देखो सबसे बड़ा 11, तो हाईएस्ट नंबर यूज्ड इज 11। ठीक है। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम? कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम यूज हुआ है? तो देखो 3 तो 2 बार यूज हुआ है सर, 5 3 बार यूज हुआ है, 7 एक बार, 11 एक बार, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला 5 है सर, 5। और यूज्ड ऐसे लिख दो, 5 इज यूज्ड 3 टाइम्स, जो कि है मैक्सिमम टाइम्स, सबसे ज्यादा यूज हुआ है। और हमें तो आंसर 5 ही देना है, कितनी बार यूज हुआ है ये भी मत बताओ आप। ठीक है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको जो हमारी आज की क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया प्लेलिस्ट का, तो आप उसे जरूर देखें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने और आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।